अस्सलाम वालेकुम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटीएन नोट्स FCPS पल्स बाय रफीला। हम इसका इम्यूनोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 पेजेस ओवर 1 आवर का मतलब है कि आप 1 घंटे के अंदर 6 पेजेस इसके इजीली कवर कर सकते हैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम 339 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है कि डिफ्थीरिया वैक्सीन रिएक्शन जो होता है हमारे पास टाइप 3 रिएक्शन होता है। इसमें कहता है रिमेंबर द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर 4 टाइप्स और इसका निमोनिक है हमारे पास एसिड। बेसिकली जो हमारे पास ए है वो शो करता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को या एटोपिक, इसे टाइप 1 कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट होता है एंड द फास्ट। अगर हम बात करें तो फर्स्ट और फास्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास एनाफिलैक्टिक यानी टाइप 1 रिएक्शन होता है। देन सेकंड पे आता है हमारे पास एसिड का सी। इसमें आता है साइटोटॉक्सिक या एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 2 रिएक्शन आता है। देन हमारे पास आई से आता है इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड। इसमें हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, इसे हम टाइप 3 रिएक्शन कहते हैं। देन आता है हमारे पास डिलेड जो डी शो करता है, डिलेड या सेल मीडिएटेड टाइप 4 रिएक्शन। अब हमारे पास कहता है कि टाइप 1, 2 एंड 3 required the active production of the antibody but the plasma cells terminally differentiated into the beta cells। अब इसमें कहता है बेसिकली पहले 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमारे पास एंटीबॉडीज रिक्वायर होते हैं, लेकिन टाइप 4 इज मीडिएटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द टी सेल एंड द मैक्रोफेजेस। तो इसमें हमारे पास नो एंटीबॉडीज। अगर वो पूछे कि किस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडीज रिक्वायर नहीं होते, तो हमारे पास टाइप 4 रिएक्शंस में एंटीबॉडीज रिक्वायर नहीं होते। बेसिकली ये डिलेड होता है और सेल मीडिएटेड होता है। देन हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की टाइप्स में टाइप 1 को पढ़ते हैं। इसे कहता है कि इमीडिएट होता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है। अगेन वही बात है, फर्स्ट एंड द फास्ट। यानी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास फास्ट यानी एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस को शो करती है। अब ये हमेशा हमारे पास आफ्टर एक्सपोजर होती है, मतलब आपको एलर्जेंस का एक्सपोजर हो सकता है अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, या इसके अलावा कोई भी मौसम चेंज होने के साथ आपको किसी ऐसे इन्फेक्शन का एक्सपोजर हो सकता है जिसकी वजह से आप में टाइप 1 रिएक्शन हो सकता है या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। देन कहता है कि कॉज्ड बाय आईजीई एंटीबॉडीज जो होती हैं इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं और मीडिएटेड बाय द मैस्ट सेल। आपने हमेशा याद रखना है कि आईजीई एंटीबॉडीज जो होती हैं इसमें मैस्ट सेल के साथ अटैच होके तो ये हमारे पास रिएक्शन करवाती हैं जब इसका री एक्सपोजर होता है। देन आगे ये बताता है कि सेकंड 2 मिनट्स में अगर हमारे पास एक्सपोजर हो रहा है उसके बाद सेकंड 2 मिनट्स में हमारे पास टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। अब ये हमारे पास हे फीवर में होता है। एलर्जिक या एस्थमा के पेशेंट्स में अगर वो पूछे कि कौन सा रिएक्शन होता है तो आपने याद रखना है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। हाइव्स में या एनाफिलैक्टिक शॉक में कौन सा रिएक्शन होता है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। देन अगेन बी स्टिंग की बात करें कि अगर आपको बी ने स्टिंग किया है तो भी आपके पास टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। देन हम बात करते हैं टाइप 2 की, या इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड या साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास कम्प्लीमेंट्स बनते हैं। अब इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं वो आईजीएम और आईजीजी जो है मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं और ये डायरेक्टली अटैच करती हैं सेल बॉडी को। और ये वाला रिएक्शन जो था टाइप 1 ये हमारे पास सेकंड टू मिनट लेता है रिएक्शन के लिए और ये हमारे पास मिनट टू आवर्स पे चला जाता है टू कॉज द टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अब मैंने इसके लिए एक निमोनिक बनाया है जो है हमारे पास TGR। अब TGR में बेसिकली आपने टी से हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन हुआ है तो वो हमेशा टाइप 2 या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन ही होगा। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से आ जाती है कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, मतलब ये ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड है तो ये किससे रिलेटेड है, टाइप 2 से। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। अब आपने याद रखना है कि हमेशा ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड से रिलेटेड या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वो भी ब्लड का कंपोनेंट है, उससे रिलेटेड कोई भी रिएक्शन होगा तो वो हमारे पास टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करेगा। देन हमारे पास आता है जी से आपने याद रखना है कि गुड पॉस्चर सिंड्रोम में हमारे पास भी यही आएगा। इसके अलावा मेस्टेनिया ग्रेविस का जी याद रखना है और ग्रेव डिजीज याद रखना है। 3 चीजें जी से आएंगी, गुड पॉस्चर सिंड्रोम आएगा, ग्रेविस आएगा मेस्टेनिया ग्रेविस का और साथ में ग्रेव्स डिजीज आएगी। ये तीनों अगर नाम ले ले तो इसमें हमारे पास टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। देन हमारे पास आता है आर का मतलब है रूमेटिक फीवर में हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा,
हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। इसके अलावा अगर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की बात करें या हाइड्रोप्स फेटालिस की बात करें तो वो हमेशा आपने याद रखना है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। इसके अलावा एक और इजी तरीका इसे याद करने का ये भी है कि टाइप 2 में हमारे पास हमेशा 2 नाम आएंगे, जैसे मैस्थेनिया ग्रेविस 2 चीजें हैं, गुड पॉस्चर सिंड्रोम, गुड पॉस्चर सिंड्रोम, रूमेटिक फीवर। इस तरह से हम याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने मेंटली प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हाइड्रोप फेटालिस 2 वर्ड्स हैं, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इनमें। देन हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनते हैं और ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद होते हैं। मतलब पहले वाला रिएक्शन जो था सेकंड टू मिनट्स ले रहा था, देन टाइप 2 मिनट्स टू आवर्स ले रहा था, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये आवर्स टू डे पे डिपेंड कर जाता है, यानी घंटों से दिनों तक में जो रिएक्शन आता है उसे कहते हैं हम टाइप 3 या एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन। अब हमारे पास कहता है कि डिफ्थेरिया टॉक्सिन जो है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, टाइप 3 होता है। आर्थस रिएक्शन में हमारे पास टाइप 3 होता है। SLE में हमारे पास टाइप 3 होता है। पोली आर्टराइटिस न्यूडोजा में टाइप 3 होता है और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है हमारे पास, इसमें भी टाइप 3 रिएक्शन होता है। अब इन चीज़ों को आपने याद रखना है। इसके अलावा फार्मर लंग की एग्जांपल देता है आगे, उसमें भी कहता है हमारे पास टाइप 3 रिएक्शन होता है, वो आर्थस रिएक्शन के आगे फर्दर टाइप होती है। देन हमारे पास अगर कहता है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस हो जाए तो उसमें भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। हमेशा याद रखना है डिफ्थीरिया टॉक्साइड की बात करें तो हमारे पास टाइप 3 रिएक्शन होगा। SLE की बात करें या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो हमारे पास टाइप 3 रिएक्शन ही होगा। देन आता है हमारे पास टाइप 4 सेल मीडिएटेड रिएक्शन। सबसे पहले तो आपने इसमें याद रखना है कि इसमें नो एंटीबॉडीज, इसमें कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि ये हमारे पास सेल मीडिएटेड है और इसे हम डिलेड टाइप रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके निमोनिक में वो खुद ही देता है कि 6 टीज हैं, इसमें टी सेल होता है। इसके अलावा टी सेल के बाद हमारे पास क्या होता है, TB सेल टेस्ट होता है हमारे पास। ट्यूबरकुलिन टेस्ट अगर बात करें तो वो हमारे पास कौन से टाइप के रिएक्शन में होता है, टाइप 4 में। इसके अलावा टच यानी कंटेक्ट डर्माटाइटिस में अगर फॉर एग्जांपल आप ग्लव्स पहन रहे हैं तो उनमें जो पाउडर होता है वो आपकी स्किन पर एलर्जी करवा देता है, जो कंटेक्ट डर्माटाइटिस कॉज करवा देता है, तो उसमें हमेशा हमारे पास टाइप 4 टाइप का रिएक्शन होता है जो सेल मीडिएटेड यानी डिलेड रिएक्शन होता है। इसके अलावा अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो रही है तो उसमें भी हमारे पास टाइप 4 रिएक्शन होता है और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में भी हमारे पास टाइप 4 रिएक्शन होता है। इसके अलावा याद रखना आपने हैशिमोटो थायराइडाइटिस की बात करें तो ये इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, इसमें भी टाइप 4 रिएक्शन होगा और इसमें नो एंटीबॉडीज इंड्यूस, यानी इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं बन रहे होते। टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को और इसके अलावा वो रिलीज करते हैं साइटोकाइंस। अगर फॉर एग्जांपल ये टेबल आप अच्छे से याद कर लें, इसे एक दो दफ़ा रिवाइज कर लें, तो जो नेक्स्ट पेज है ये वाला पेज है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली यही वाली चीज़ें होंगी। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले टाइप 1 आप एक दफ़ा रिवाइज कर लें और ये पढ़ते हैं हम। इसमें कहता है, अ बॉय प्रेजेंट विद द अर्टिकेरिया, राइनाइटिस, एक्जिमेटिस एंड द rash on the extensor surface. The underlying pathology is type 1 hypersensitivity. बेसिकली मैंने इसमें बताया था कि एलर्जीज जो होती हैं मोस्टली वो टाइप 1 से रिलेटेड होती हैं। अब हमारे पास अर्टिकेरिया, राइनाइटिस या एक्जिमेटिस रैश जो हैं ये एलर्जी के साइन है सारे, तो ये हमारे पास किस में होगा, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में। अगेन कहता है अर्टिकेरियल रैश टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी इज टाइप 1। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज बाय द IgE सेल्स, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें एंटीबॉडीज जो होती हैं IgE इन्वॉल्व होती हैं जो बाद में मैस सेल के साथ अटैच होती हैं और जब इनका री एक्सपोजर होता है तो ये टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी काज करा देती है। देन कहता है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द मैस सेल। A lady with the urticaria was given IM adrenaline for type 1 hypersensitivity. Blood sample were taken. Which of the following will be raised? अब आपने याद रखना है हमेशा टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिलेटेड क्या है, IgE, तो इसी के लेवल्स जो हैं वो रेज्ड होंगे इसमें। देन कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी सेल्स आर इन्वॉल्व इन द बी स्टिंग। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि बी स्टिंग में हमारे पास
टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है और इसमें हमारे पास IgE इन्वॉल्व होता है। देन अ यंग पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द बी स्टिंग डेवलप द pruritus urticaria and the wheezing within a few minutes. The effector cells of this type hypersensitivity कौन से होंगे? mast cell। अब आपने याद रखना है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में IgE एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, वो mast सेल के ऊपर जो हमारे पास रिएक्टर्स होते हैं उनसे अटैच होती हैं और जब इनका री एक्सपोजर होता है तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती हैं। टाइप 1 फास्ट और फर्स्ट होती है, यानी फास्ट और फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। देन हमारे पास आता है टाइप 2, इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसका TG और निमोनिक था, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम थे। जी से हमारे पास 3 चीजें आती थी, मिस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज एंड द गुड पोस्चर सिंड्रोम। इसके अलावा R से हमारे पास ज्योमेट्रिक फीवर आता था, इसके अलावा एरिथ्रोब्रोटोस्टेलिस आता था और हाइड्रोस्टेलिस आता था। देन हम टाइप 2 में पढ़ते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस जो है टाइप 2 से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। देन हम इसकी नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, पेशेंट डेवलप द रिएक्शन विद इन द 15 मिनट्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। अब आपने याद रखना है कि TGR जो निमोनिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि T जो है वो ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है, तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। देन हाइड्रोफिटेलिस अकर टू RH नेगेटिव मदर एंड द RH पॉजिटिव फादर, तो ये किस में होगा? टाइप 2 में। द टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट अकर इन द ग्रेव्स डिजीज इज टाइप 2। Type of the hypersensitivity reaction in erythroblastosis fetalis is type 2. The principal difference between the cytotoxic type 2 and the immune complex type 3 hypersensitivity is the site where the antigen antibody complex are found. Type of the hypersensitivity reaction is myasthenia gravis is type 2. A big scenario patient having the autoimmune hemolytic anemia, again transfusion related problem है, the type 2. Aplastic anemia patient receive the RBC transfusion related problem and that means type 2 hypersensitivity reaction. Then next MCQs है हमारे पास टाइप 3 रिएक्शन के बारे में। हम एक दफ़ा टाइप 3 को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें टाइप 3 में आपने याद रखना है कि इसमें हमारे पास जो है ये ऑड्स टू डेज में डेवलप होता है। इसमें हमारे पास डिफ्थीरिया टॉक्साइड आता है, आर्थस रिएक्शन आते हैं, फॉर्मल लंग डिजीज आती है। इसमें 3 है तो इसमें SLE में 3 वर्ड हैं, इसके अलावा इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में 3 वर्ड्स हैं, पोली आर्टराइटिस न्यूडोजा में भी 3 वर्ड्स हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि टाइप 3 में मोस्टली 3 वर्ड्स वाले रिएक्शन ही आते हैं। देन हम इसे पढ़ते हैं, इसमें कहता है टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी इन द आर्थस रिएक्शन या फार्मर लंग में टाइप 3 होता है। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें हमारे पास 3 वर्ड आ रहे हैं तो इसमें हमारे पास टाइप 3 रिएक्शन होगा। देन कहते हैं टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन डिफ्थीरिया टॉक्साइड इज टाइप 3। देन कहता है एग्जांपल्स ऑफ द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। 2-year-old has had been given diphtheria toxide, again diphtheria toxide दी है तो टाइप 3 रिएक्शन होगा। An example of type 3 hypersensitivity is the former lung. A girl developed the fever, rash and the joint pain after diphtheria toxide vaccine. Diphtheria toxide अगर दे देंगे तो हमेशा टाइप 3 रिएक्शन ही होगा। Example of the type 3 hypersensitivity is the post streptococcal glomerulonephritis, इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं। Then कहता है serum sickness which occur after 5 to 10 days of the giving drugs. हमेशा याद रखना है कि और से डेज में हमारे पास कौन सा हो रहा था? टाइप 3 रिएक्शन। तो इसमें 5 to 10 डेज के बाद हो रहा है तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। गर्ल डेवलप द फीवर, रैश एंड द जॉइंट पेन, हिस्ट्री ऑफ द डिफ्थीरिया टॉक्साइड, तो डिफ्थीरिया टॉक्साइड्स का नाम आते ही टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन आना चाहिए आपके माइंड में। अ यंग मैन विद द एप्लास्टिक एनीमिया वाज गिवन द एंटी थ्रोम्बोसाइटिक ग्लोबुलिन्स, देयर वाज नो इमीडिएट रिएक्शन 10 डेज लेटर, 10 दिन का वक्फा आ गया है और 2 डेज में कौन डेवलप कर रहा था? टाइप 3 रिएक्शन। देन आता है हमारे पास पेशेंट हैड द वैक्सीन अगेंस्ट द डिफ्थीरिया 2 टॉक्साइड विच वाज गिवन, तो याद रखना है डिफ्थीरिया टॉक्साइड की वैक्सीन हमेशा टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है। देन आर्थस रिएक्शन टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी एग्जांपल है हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की, या इसे हम फॉर्मल लंग डिजीज भी कहते हैं। देन हम चलते हैं टाइप 4 रिएक्शंस पे। अगेन हम टाइप 4 को रिवाइज कर लेते हैं।
इसमें कहता है टाइप 4 जो होते हैं सेल मीडिएटेड होते हैं, नो एंटीबॉडीज, इसमें कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को और रिलीज करते हैं हमारे पास साइटोकाइंस। और ये हमारे पास डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होता है। इसमें हम टीज याद रखते हैं, टी सेल, टीबी सेल यानी ट्यूबरकुलन रिएक्शन टेस्ट, पीपीटी टेस्ट। इसके अलावा टी से टच आ गया, कंटेक्ट डर्माटाइटिस में होते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में होते हैं और टाइप 1 डायबिटीज में होते हैं। देन हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें कहता है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन द हैशिमोटो थायराइडाइटिस इज टाइप 4। ये हमारे पास बेसिकली इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन होता है, इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, तो इसमें हमारे पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व इज आफ्टर टीबी वैक्सीन, टी से याद रखना है, टीबी वैक्सीन में टाइप 4। A man was hiking and noticed a rash appear on his arm, which was not covered by the clothing. The rash grew into size for the 2 days and then subsided after 2 weeks. Which of the following reaction took place in this person is type 4 hypersensitivity reaction? बेसिकली इसमें वो जो बात बता रहा है, रैश हो रहा है, तो इसमें स्किन डर्माटाइटिस भी हो सकता है क्लॉथिंग की वजह से, तो वो हमारे पास टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है। देन कहता है अ पर्सन इज गिवन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ द पीपीटी, तो याद रखना है सबक्यूटेनियस रिएक्शन प्योरीफाइड प्रोटीन के हम डेरिवेटिव्स देते हैं टू सी द ट्यूबरकुलिन यानी ट्यूबरकुलोसिस को देखने के लिए, तो ये हमारे पास टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। देन नेक्स्ट पे वो थोड़ी सी ड्रग्स की बात करता है। इसमें कहता है कि एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ द प्रोपोफोल इज द हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अब बेसिकली प्रोपोफोल हमारे पास एक एनेस्थेटिक ड्रग है जो बिफोर ऑपरेशन जो है बेहोशी के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन ऑफ द प्रोपोफोल है। देन हमारे पास एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन जो है एंड द शॉक कंडीशन, ये हमारे पास कहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होती है, मतलब इसमें हाइपर सेंसिटिविटी 1 रिएक्शन होता है, मतलब ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शन होता है। देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आफ्टर पेंसिलिन इस ट्रीटमेंट इसका होता है। अब हम इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर पेंसिलिन देने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है तो हमने कौन सी ड्रग देनी है, एपिनेफ्रिन देनी है। मोस्ट स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी इज द ब्रोंकोस्पैज्म। जब भी हमारे पास पेंसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो वो ब्रोंकोस्पैज्म की तरफ लीड कर जाती है। लास्ट पे कहता है यंग बॉय केम टू द ईआर आफ्टर द बी स्टिंग, इंजेक्शन एड्रेनालिन वाज गिवन इन ऑर्डर टू सप्रेस द सिस्टम एनाफिलैक्सिस। बेसिकली इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि बी स्टिंग में हमारे पास टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, इसे हम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम पेशेंट को फौरी तौर पे इंजेक्शन एड्रेनालिन देते हैं कि हम उसमें एनाफिलैक्सिस या टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को रोक सकें। अब इसमें कहता है कि पेनिसिलिन जो है अगर इस ये हाइपरसेंसिटिविटी कॉज कर दे, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी कॉज करती है, तो ब्रोंकोस्पैज्म के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम एपिनेफ्रिन देते हैं इसके ट्रीटमेंट में कि अगर हमारे पास पेंसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है तो हम पेशेंट को फौरी तौर पे एपिनेफ्रिन देते हैं। और लास्ट वाले में अगर बी स्टिंग हो गया है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो गया बी स्टिंग की वजह से, तो हम पेशेंट को फौरी तौर पे एड्रेनालिन इंजेक्शन लगा देते हैं। लास्ट पे कहता है अ पेशेंट हु हैड द किडनी ट्रांसप्लांट डेवलप द साइनोसिस एंड द ऑर्गन फेलियर विद इन द 10 मिनट्स। अब याद रखना है कि 10 मिनट्स में हमारे पास जो होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन होता है या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होता है। अब बेसिकली अब मैं एक प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने देखना है कि अगर 10 मिनट्स में रिजेक्शन हो रही है तो वो कौन सा रिएक्शन है, अगर 1 आवर में हो रही है, 6 डेज में हो रही है तो कौन सा रिएक्शन है। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि विद इन अगर 10 मिनट्स होगी रिजेक्शन तो इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन कहेंगे। 10 minutes after the renal transplant, the transplanted kidney become the cyanosed and the fail to the function. The pathogenesis best explained by the antibody-mediated rejection. Washed RBCs are beneficial in preventive hypersensitivity. Itching in the scabies is caused by the hypersensitivity to the mite protein. अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जब हमारे पास स्केबीज होता है ना, तो इसमें जो हमारे पास माइट्स होते हैं, ये जो स्टूल पास करते हैं, जो स्लाइवा पास करते हैं, वो प्रोटीन फॉर्म में होता है, वो आपकी स्किन के नीचे अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब वो स्किन के नीचे अकोमुलेट होता है तो वो इचिंग कॉज कराता है, तो इचिंग इन द स्केबीज इज कॉज बाय द माइट प्रोटीन जो उसका स्टूल या स्लाइवा होता है, और ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है टू माइट प्रोटीन।
जो हमारे सेल हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल यानी फॉरेन प्रोटीन हमारी स्किन में होती है, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी टू द माइट प्रोटीन करवा के इचिंग कराना शुरू कर देता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी साइटोकाइंस जो होते हैं इंटरल्यूकन 2 होते हैं हमारे पास। इसमें कहते हैं TH1 cells predominantly produce IFN and the interleukin 2 and TH1 cells are predominantly involved in the delayed hypersensitivity reaction। अब हमारे पास बेसिकली इसमें बात ये कहना चाहता है कि टी सेल जो होते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज कराते हैं एंटीजन को इन डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, और वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं साइटोकाइंस को डिलेड हाइपरसेंसिटिविटीज में। अब इसमें हमारे पास इंटरल्यूकन 2 IFN रिलीज होते हैं जब TH1 सेल रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनती। देन कहता है इन स्केबीज वेयर इचिंग इज ड्यू टू हाइपरसेंसिटिविटी टू द माइट प्रोटीन। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें हमारे पास कहता है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिस्टालिस हाइपरसेंसिटिविटी जो होती है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था टाइप 3 में होती है, टाइप 2 में होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिस्टालिस हाइपरसेंसिटिविटी। इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन या साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड रिएक्शन भी कहते हैं। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी साइटोकाइंस जो होते हैं इंटरल्यूकन 2 होते हैं। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी हमारे पास टाइप 4 होती है, सेल मीडिएटेड होती है। इसमें हमारे पास टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, रिलीज करते हैं साइटोकाइंस। तो डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी साइटोकाइंस जो होते हैं वो इंटरल्यूकन 2 या IFN होते हैं। देन कहता है इन डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व। तो इसमें हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास सेल मीडिएटेड होता है। कहता है एज इट इज द सेल मीडिएटेड नो एंटीबॉडी इज इन्वॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट पार्टिसिपेट इन द इंड्यूरेशन इन द मॉन्टक टेस्ट। तो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे पास, जो PPT स्किन टेस्ट होता है, ये जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, उसमें कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स। लास्ट पे कहता है शॉर्ट्समैन रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय द एंडोटॉक्सिन देन द फॉरेन बॉडी। ये अब हम नेक्स्ट जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक उसमें फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसमें हम किस तरह से याद करें कि शॉर्ट्समैन रिएक्शन जो है मीडिएटेड बाय द होता है एंडोटॉक्सिन देन द फॉरेन बॉडी। देन हम 340 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है BCG वैक्सीनेशन इन्फर्स इम्यूनिटी थ्रू द CD4 सेल्स मीडिएटेड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अब जो हमारे पास BCG वैक्सीनेशन है, बेसिकली ये हमारे पास जो इम्यूनिटी इंड्यूस करती है ये CD4 सेल्स के थ्रू करती है, क्योंकि डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है और इसमें हमारे पास सेल इन्वॉल्व होते हैं, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। आगे कहता है कि रिमेंबर अबाउट द B एंड T सेल। इसमें 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, B सेल और T सेल। अब B सेल जो होते हैं डिफरेंशिएट इन द बोन मैरो। B से याद रखना है, B इज फॉर बोन, तो ये बोन मैरो में डिफरेंशिएट होते हैं। जो हमारे पास T सेल होते हैं, T फॉर थाइमस, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड इन द थाइमस, थाइमस में डिफरेंशिएट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द सरफेस इम्यूनोग्लोबिन इज कैरेक्टरिस्टिक होती है इसमें, और ये हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी कॉज करने के काम आते हैं B सेल। इसमें नो सरफेस इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व होता है T सेल्स में, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करवाते हैं। आगे इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करता है, CD4 T सेल्स और CD8 T सेल्स। इसका रूल ऑफ 8 आपको याद रखना बड़ा जरूरी है, ये बहुत से MCQs आपके सॉल्व करवाएगा। इसमें कहते हैं MHC सेल्स जो होते हैं टाइप 2 के, इन्हें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8 कॉज कर देता है, इसलिए हमेशा CD4 सेल जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं MHC2 से, और जो CD8 सेल होते हैं अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बन जाता है, तो CD8 सेल हमेशा MHC1 से रिलेटेड होते हैं। तो CD4 T सेल जो होते हैं अबाउट 60% होते हैं, और CD8 T सेल जो होते हैं 30% होते हैं, एसोसिएटेड विद द MHC2, क्योंकि हम 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हमारे पास कहता है डायरेक्टली किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल और एसोसिएटेड विद द MHC1, क्योंकि जब हम CD8 के 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इस तरह आपने याद रखना है 8 सेल हमेशा MHC1 से रिलेटेड होते हैं और CD4 सेल जो होते हैं MHC2 से रिलेटेड होते हैं। देन कहते हैं हेल्प द B सेल्स मेक एंटीबॉडीज एंड प्रोड्यूस द साइटोकाइन टू रिक्रिएट phagocytosis and activate the other leukocytes। इसमें कहते हैं ये डायरेक्टली किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर यही थी कि CD4 सेल जो हैं MHC2 से रिलेटेड होते हैं,
CD8 सेल जो है MHC1 से रिलेटेड होते हैं। नाउ अब हम इनके MCQs एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें कहते हैं 50-year-old लेडी रिसीव्ड अ रीनल ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ कैडावर। 1 month later renal failure were seeming, some biopsy findings pointing the HLA-1 association। अब हमेशा याद रखना है HLA-1 एसोसिएशन हो या MHC1 हो तो इसमें हमारे पास कौन से इन्वॉल्व होंगे, CD8 सेल अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 8। जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो वो इक्वल टू 8 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है द एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी, CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी किलिंग टी लिम्फोसाइट्स जो है ये किलिंग इफेक्ट्स रखते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि इनमें एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी होती है। देन कहता है रिमेंबर द CD8 प्लस सेल्स एंड द NK सेल्स आर बोथ एंटी ट्यूमर सेल्स। लेकिन अगर वो ऑप्शंस में पूछे तो हमेशा आपने प्रेफर करना है CD8 सेल्स को, ये मोर एंटी ट्यूमर सेल होते हैं देन NK सेल्स से। देन कहता है प्राइमरी रिस्पॉन्स अगेन द ग्राफ्ट रिएक्शन इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है हमेशा, और साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी जो होती है वो टाइप 2 की होती है। देन कहता है डिफेंस अगेंस्ट द मेलानोमा जो होता है वो कौन कॉज कराता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कॉज कराते हैं। डिफेंस अगेंस्ट द मेलानोमा, ये 2-3 MCQs हैं, इन्हें आपको अच्छे से रिमेम्बराइज करना पड़ेगा। टी सेल नीड टू बाइंड विद व्हाट टू असेस द एंटीजन, तो ये हमारे पास जो टी सेल हैं ये चाहे CD4 टी सेल्स हों, CD8 टी सेल्स हों, ये बाइंड किससे करते हैं, MHC सेल से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव एक्टिविटी अगेंस्ट द कैंसर सेल एंड प्रिवेंट द कार्सिनोजेनेसिस, तो हमारे पास साइटोटॉक्सिन टी सेल्स जो होते हैं ये एंटी ट्यूमरस सेल्स होते हैं। रिगार्ड्स द सुप्रा एंटीजन रिगार्डिंग सुपर एंटीजन कॉज द साइटोकाइन स्टॉर्म फ्रॉम द टी सेल। रिकॉग्नाइज द MHC1 जो हमारे पास होते हैं प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 6 पे होते हैं। MHC1 प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 6, याद रखना है कि MHC1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम 6 पे। एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ड्यू टू द, जो हमारे पास एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है वो CD8 सेल्स की वजह से होती है। याद रखना है CD8 सेल क्या कराते हैं, एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और जो हमारे पास आते हैं आगे कहता है कि विच मॉलिक्यूल्स व्हेन एब्सेंट कॉज द लॉस ऑफ द एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, तो MHC1। तो क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, CD4 टी सेल्स। अब याद रखना है कि जो हमारे पास एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो हमारे पास CD8 सेल कराते हैं, और जो क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो CD4 टी लिम्फोसाइट कराते हैं। एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में हमारे पास CD8 सेल इन्वॉल्व होते हैं, और क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में हमारे पास CD4 सेल्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। देन कहते हैं CD8 टी सेल फॉर द ग्राफ्ट डायरेक्टली डैमेज द होस्ट सेल। Cytokine from the graft CD4 T cell recruit macrophages which damages the host cell। ये हमारे पास डायरेक्टली डैमेज कर देते हैं होस्ट सेल्स को, और ये जो है CD4 सेल ये हमारे पास रिक्रूट करते हैं मैक्रोफेजेस को जो डैमेज करता है होस्ट सेल को। और एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में CD8 सेल इन्वॉल्व होते हैं, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में CD4 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। HLA टाइपिंग इज रीनल ट्रांसप्लांट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन ऑफ द CD8 सेल्स। अब CD8 सेल की एक्टिवेशन को HLA टाइपिंग जो है वो डिक्रीज कर देती है। DM पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट HLA-1 है ट्रांसप्लांट 1 month अगो, विच टाइप ऑफ रिजेक्शन इज इन्वॉल्व, तो याद रखना है HLA टाइपिंग में जो रिजेक्शन होती है CD8 विद MHC सेल्स के साथ इन्वॉल्व होती है। देन हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें कहता है द अदर ऑप्शन इन विच द क्वेश्चन वर CD4 with the MHC1 which can't be recognized CD4 associated with the MHC2 see above theory। मतलब इसमें भी वही दिया हुआ है कि MHC1 जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है CD8 के साथ, और जो हमारे पास MHC2 है वो CD4 के साथ इन्वॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 8। देन हम आते हैं 341 पॉइंट पे। इसमें हमें कहता है अ PPD ट्यूबरकुलन टेस्ट डन टू अ पेशेंट आफ्टर 40 hours 15 mm erythema is noticed. Cell responsible for the erythema is the helper T cell। बेसिकली ये हम ट्यूबरक्लोसिस में टेस्ट करते हैं जिसे हम PPD ट्यूबरकुलन टेस्ट कहते हैं। इसमें एरिथीमा जो बनता है अगर 15 mm तक हो या उससे ज़्यादा हो तो हम पॉजिटिव कहते हैं इसे। तो इसमें जो हमारे पास सेल इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स होते हैं। दिन कहता है a PPD tuberculin test done in the patient after 40 hours 15 mm erythema is noted. Cell responsible for the erythema is the CD4 cells। अब बेसिकली सेम स्टेटमेंट है, सेम MCQs है, तो ऑप्शंस में अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी होगा,
हेल्पर टी सेल या CD4 सेल, तो ये इस यही होगा। या ओवरऑल अगर हम इसे याद रखना चाहें तो हम याद रख सकते हैं PPT रिएक्शन में CD4 हेल्पर टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी ये बेसिकली CD4 हेल्पर टी सेल की फर्दर टाइप है, तो CD4 हेल्पर टी सेल इन्वॉल्व होते हैं इन एरेदिमा में। In above both questions, sometimes a direct helper T cell option is given. Sometimes you are given the option choosing the between CD4 and CD8. तो प्रेफर आपने हमेशा करना है CD4 को, क्योंकि CD4 हेल्पर टी सेल इन्वॉल्व होते हैं इन एरिदिमा PPD ट्यूबरकुलन टेस्ट में। CD8 प्लस बिकम द साइटोटॉक्सिक टी सेल आ जाते हैं, और CD4 जो है हेल्पर टी सेल बन जाते हैं जो एरिदिमा कॉज कराते हैं। मेमोरी टी सेल में आइदर भी CD4 और CD8। याद रखना आपने, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वो हमारे पास CD8 सेल्स होते हैं, CD4 सेल्स हमारे पास हेल्पर टी सेल्स होते हैं, और मेमोरी टी सेल्स की अगर बात करें तो वो आइदर CD4 भी हो सकते हैं और CD8 भी हो सकते हैं। देन बात करता है वो कि 343 पॉइंट में रिगार्डिंग HLA एंटीजन, इट इज द मेन रीजन फॉर द ग्राफ रिएक्शन। अब हमारे पास जो मेन रीजन ऑफ ग्राफ रिएक्शन होती है, याद रखना है HLA एंटीजन होती है। इसमें कहते हैं, पेशेंट हैज टू अंडरगो रीनल ट्रांसप्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू शुड बी सेंट फॉर HLA टाइपिंग। अब आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास जो है ग्राफ रिजेक्शन हो रही है तो वो हमारे पास रिगार्डिंग HLA एंटीजन होगी। HLA एंटीजन के लिए हम कौन से सेल्स जो हैं उनकी स्टडी करेंगे, वो हमारे पास WBC सेल होंगे। फिर कहते हैं HLA मैचिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ विच इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन, तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है। इसलिए हमेशा हम कभी भी जो हमारे पास ग्राफ्ट है उसे लगाने से पहले HLA टाइपिंग कराते हैं, और इसमें हमारे पास जो सेल हेल्प करते हैं वो WBCs होते हैं। HLA सैम्पलिंग इज बेस्ट इज WBCs के थ्रू होती है। HLA compatibility between the donor and the recipient is best detected by the WBCs। फिर कहता है, अब female patient is the chronic renal failure has the 5 people who are willing to serve as a donor for the renal transplant. Her husband identical twins थे, half brother, sister and the son. The most suitable donor for her will be। अब आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास ट्रांसप्लांट होती है तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए हम HLA टाइपिंग कराते हैं। HLA टाइपिंग के लिए मोस्ट सूटेबल चीज़ WBCs है, और अगर HLA टाइपिंग हम नहीं करवा रहे फिर भी ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हमेशा आइडेंटिकल ट्विंस की होती है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो कभी भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नहीं कॉज कराती। फिर कहता है, प्री रेक्विजिट्स फॉर द रीनल ट्रांसप्लांट जो होते हैं HLA मैचिंग होते हैं। मेन रिस्पॉन्स फॉर द ग्राफ्ट रिएक्शन इज बाय द HLA। अ चाइल्ड हैज द बोन मैरो ट्रांसप्लांट from the sibling who has 5-6 of the HLA matching of the not develop the rash and the diarrhea. What other related finding are present in this? तो इसमें हाइपरबिलिरुबिनीमिया भी होगा। जब हमारे पास ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है तो उसमें क्या क्या होता है, रैश होता है, इसके अलावा डायरिया हो जाता है। डायरिया के अलावा जो रिएक्शन जो हमारे पास ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आता है उसमें क्या होता है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर। Regarding the graft between the genetically identical twins are not rejected even without the immune suppression। अगर हम उसमें HLA टाइपिंग भी नहीं करवा रहे लेकिन जो हमने ट्रांसप्लांट लिया है वो आइडेंटिकल ट्विन से है तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होता। देन कहता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रेक्विजिट फॉर द रीनल ट्रांसप्लांट इज HLA मैचिंग। इन रीनल ट्रांसप्लांट द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट इज HLA टैप मैचिंग, और इसमें हम यूज करते हैं WBCs को। देन हमारे पास 344 पॉइंट में आता है, टू लाइक रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द इननेट इम्यूनिटी। अब हमारे पास इम्यूनिटीज की टाइप होती हैं वो हम फर्दर पढ़ेंगे। इसमें हम इननेट इम्यूनिटी की टाइप बात कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज इज द हेमाटोलॉजिकल चेंजेस। जब भी हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो उसकी सबसे पहली मैनिफेस्टेशन, जो सबसे पहला साइन शो होता है ना, वो हमारे पास हेमाटोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, यानी जो CBC की रिपोर्ट है, जो ब्लड रिपोर्ट है, उसमें चेंजेस आ जाती है। फिर कहते हैं, सीरीज इम्यूनोलॉजी स्टैंड फॉर द क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर कहते हैं, विच वन इज इंडिकेशन फॉर द पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन यू डोंट हैव एनफ टाइम फॉर द एक्टिव इम्यूनिटी, तो हम कौन सी इम्यूनिटी देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हम पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं जो जाते ही अपना काम करती हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें हम एंटीजन इंड्यूस कराते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करा के काम करना शुरू करते हैं। यू विल प्रिवेंट टेटनस इन द पॉपुलेशन बाय गिविंग द टेटनस टॉक्साइड।
फिर कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय द आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बेसिकली जो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी है इसमें डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंट्रोड्यूस करा के फौरी तौर पे इम्यूनिटी अचीव कर लेते हैं। फिर कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय द इंजेक्शन टी लिम्फोसाइट्स। देन कहता है सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनेट इम्यूनिटी आर एक्टिवेटेड मोस्ट कॉमनली बाय द कार्बोहाइड्रेट सीक्वेंस इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। देन हमारे पास आता है 345 पॉइंट। इसमें कहता है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ द फीवर इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन ट्रू इज interleukin 1 introduce production of the prostaglandin E2 which increases the set point। बेसिकली फीवर की बात कर रहा है। फीवर में कहता है कि हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होती है ना वो इंटरल्यूकिन 1 इंड्यूस करवाते हैं प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन ई से विद इंक्रीजेस द सेट पॉइंट। अब अगर वो बात करें ना हमारे पास कि इंटरल्यूकिन 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीवर में या टीएनएफ, तो आपने हमेशा इंटरल्यूकिन 1 को प्रेफर करना है कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है फीवर में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, जो हमारे पास एक्टिवेट कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को जो इंक्रीज करते हैं सेट पॉइंट को। मैकेनिज्म ऑफ फीवर इन इन्फेक्शन थ्रू एक्टिवेशन ऑफ द कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराता है थ्रू इंटरल्यूकिन 1 सिस्टम। देन बात करता है 346 पे डिजीज ऑफ द स्पाइन which lead to the fusion of the vertebrae is ankylosing spondylitis is associated with which HLA type। तो ये हमारे पास HLA B27 टाइप के साथ एसोसिएटेड होती है। याद रखना है हमारे पास एनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA B27 के साथ एसोसिएटेड होती है। फर्दर टेबल में हम यही डिस्कस करेंगे कि HLA की कौन सी टाइप्स किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो ये एज इट इज हमारे पास MCQs भी आते हैं। इसमें कहता है कि HLA B27 जो है ये हमारे पास पेयर इसका निमोनिक देता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस में होती है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, इसके अलावा IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस में होता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस में होता है, इसके अलावा रीटर सिंड्रोम में होता है। अब याद रखना है कि इसमें से B27 के साथ जो मोस्टली आस्क होता है वो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इसके अलावा रीटर सिंड्रोम आता है और लास्ट पे रिएक्टिव रिएक्शन आता है। ये तीन मोस्टली पूछे जाते हैं कि HLA B27 जो है उसके साथ कौन सी डिजीज रिलेटेड है। तो उसमें एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम आता है, IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है। इससे कहता है कि आल्सो नोन एज द सीरोनेगेटिव आर्थरोपैथीज। देन हमारे पास DQ2 और DQ8 आता है, ये हमारे पास सीलियक डिजीज में होती हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी इंटेरोपैथी होती है, इसका आगे निमोनिक दिया है लेकिन उससे बेटर आप याद रख लें DQ2 और DQ8 हमारे पास सीलियक डिजीज रिलेटेड HLA DQ2 और DQ8 सीलियक डिजीज रिलेटेड है। देन आता है हमारे पास DR2 हमारे पास मोस्टली गुड पास्चर सिंड्रोम में होता है, SLE में होता है, हे फीवर में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। लेकिन अगर मैं MCQs की बात करूं तो DR2 का सबसे मोस्टली आस्क्ड MCQs है गुड पास्चर सिंड्रोम का, कि DR2 किससे रिलेटेड है, तो गुड पास्चर सिंड्रोम से रिलेटेड होता है। DR3 की बात करते हैं। DR3 हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के साथ रिलेटेड है, SLE के साथ रिलेटेड है, ग्रेव्स डिजीज, हैशिमोटो थायराइडाइटिस और एडिसन डिजीज। और DR3 का मोस्टली आस्क्ड MCQs हमारे पास हैशिमोटो थायराइडाइटिस है। देन DR4 की बात करता है। DR4 जो होता है हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में होता है, एडिसन डिजीज में होता है। लेकिन अगर हम DR4 के मोस्टली आस्क्ड MCQs की बात करें तो वो हमेशा रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करता है कि DR4 इज रिलेटेड टू द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस टाइप ऑफ HLA से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे DR4 से। देन हमारे पास आता है DR5। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास पर्निशियस एनीमिया, हैशिमोटो थायराइडाइटिस और विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। लेकिन DR5 का जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास हैशिमोटो थायराइडाइटिस आता है या पर्निशियस एनीमिया आता है। नीचे वो कुछ इससे रिलेटेड MCQs डिस्कस करता है। इसमें कहता है HLA B27 इज एसोसिएटेड विद द एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। याद रखना है कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रीटर सिंड्रोम मोस्टली आस्क्ड हैं कि HLA B27 किससे रिलेटेड है। देन कहता है HLA B27 is associated with the Ritter syndrome. Previously, reactive arthritis was sometimes called Ritter syndrome. देन कहता है HLA DR4। अब याद रखना है DR4 हमेशा हमारे पास किस में आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आता है।
बेसिकली ये टेबल वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए देता है और ये बेसिकली एमसीक्यूज होते हैं जो पास्ट में आए होते हैं। तो HLA-DR4 का जो एमसीक्यू मोस्टली आस्क्ड जो होता है वो होता है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का। देन HLA-B5 है, ये DR5 था। DR5 हैशिमोटो थायरोइडाइटिस, पर्नीशियस एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ इन्वॉल्व है। अगर खाली HLA-B5 की बात करें तो ये बैचेट डिसीज के साथ रिलेटेड होता है। देन एओर्टिक इंसफिशिएंसी जो होती है ये हमारे पास एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ रिलेटेड होती है और ये हमारे पास HLA-B27 के साथ रिलेटेड है। याद रखना है ए से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ए से एओर्टिक इंसफिशिएंसी है। तो या बात करें एओर्टिक इंसफिशिएंसी एसोसिएटेड किससे है तो याद रखना है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ एसोसिएटेड है और ये हमारे पास HLA-B27 के साथ रिलेटेड है। देन आता है हमारे पास 347 पॉइंट, इस पे कहते हैं एट द बर्थ प्रेजेंस ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स इंडिकेट द इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन इन नियोनेट। तो हम कहेंगे कि IgM, अगर इंट्रायूट्राइन रिएक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गई है नियोनेट्स में, तो उसमें जो हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलेंगे वो IgM होंगे। पहले हम सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स का पढ़ लेते हैं। इसमें IgA की बात कर रहा है, ये कहता है रिलीज इनटू द सिक्रीशंस मोस्ट ऑफ द टाइम टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस एंड द ब्रेस्ट मिल्क। इसमें हमारे पास IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। मोस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ओवरऑल, सबसे ज़्यादा जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है IgA, बट हैज़ लोअर सीरम कंसंट्रेशन। प्रोड्यूस इन द GI tract by the Peyer's patches and the protect against the gut infection Giardia। बेसिकली IgA जो होते हैं ये हमारे पास सलाइवा में होते हैं। किसी भी टाइप की सिक्रीशंस में जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो IgA होते हैं। देन बात करता है IgG की, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ऑप्सोनाइज करते हैं बैक्टीरिया को और न्यूट्रलाइज कर देते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को एंड वायरसेस को। अब हमारे पास बात करें तो IgG की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है। देन हम इसे याद रखते हैं कि IgG में G आता है, G इज द मेजर। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन सीरम कंसंट्रेशन की वो बात करें तो वो हमारे पास किसकी होती है IgG की। ये ऑटो इम्यून जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें भी होती है, तो ये रिलेटेड होती है हमारे पास न्यूबॉर्न में IgG कम हो जाती है। ये हमारे पास क्या करती है, क्रॉसेस करती है प्लेसेंटा को, गेस्टेशन यानी IgG। अब G का मतलब इसमें हमारे पास मेजर भी हो सकता है, इसके अलावा गेस्टेशनल भी हो सकता है। अगर वो पूछे कि कौन सी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं तो वो IgG है। मैंने इस तरह से याद रखा था कि IgG, G एक छोटा बच्चा है, G मदर है, तो IgG जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे से मदर से बच्चे में चली जाती है। देन आता है हमारे पास IgM मैक्रो यानी IgM लार्जेस्ट जो है वो ये है, हाईएस्ट सीरम कंसंट्रेशन IgG की है, लार्जेस्ट IgM है। और ये हमारे पास बेसिकली कहता है कि 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं इसमें। ये पेंटामर होता है, पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है और इसमें 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। सबसे ज़्यादा मेजर जो होता है वो IgM होता है। ये हमारे पास एक कोल्ड एंटीबॉडी है, अर्ली एंड प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट यानी IgM। एक्यूट रिएक्शंस में हमेशा आपने याद रखना है कि एक्यूट जो फौरी रिएक्शंस होते हैं उनमें हमारे पास IgM के लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लास्ट पे बात करता है IgE की, बाइंड करते हैं मैस्ट सेल से एंड द बेसोफिल्स। लोएस्ट सीरम कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी होती है IgE की, और हाईएस्ट सीरम कंसंट्रेशन हमारे पास IgG की होती है। IgG बेसिकली एक G छोटा बच्चा है, एक G बड़ी मदर है, तो ये हमारे पास प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चों में चली जाती है। देन हम इससे रिलेटेड MCQ पढ़ेंगे। IgA में मेजर कंपोनेंट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुल विच इम्यूनोग्लोबुल इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन इज IgA सॉरी। सिक्रीशंस की कभी भी बात होगी यानी जो हमारे पास सलाइवा आता है, थूक यानी टीयर और म्यूकस, उसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी IgA की। इम्यूनोग्लोबुलिन्स अबंडेंट इन टीयर्स, कोई भी हमारे पास जो सिक्रीशन है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है IgA। देन IgM की बात करता है, IgM का मतलब मैक्रो था, इसमें पेंटामर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं विद द 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स। देन कहते हैं व्हेन विल यू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी विद द रुबेला, जब हमारे पास रुबेला में प्रेगनेंसी में IgM एंटीबॉडीज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों में सिर्फ हमारे पास जो है IgG एंटीबॉडीज जो है वो क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को, लेकिन अगर उसमें IgM आ जाएगी तो हम टर्मिनेट कर देंगे प्रेगनेंसी को। Which of the following is the pentamer immunoglobulins is the IgM? Pentamer with the 6 oxygen binding site is IgM.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटरनल सीरम फॉर द रूबेला शुड बी एन इंडिकेशन फॉर द टर्मिनेशन, तो IgM, क्योंकि IgG तो पास कर देता है प्लेसेंटा को कि जो छोटा बेबी है छोटा जी और बड़ा बेबी है मदर है बड़ा जी, ये क्रॉस कर जाता है। लेकिन अगर IgM हो तो वो हमें बताता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन है, तो हम फौरी तौर पे टर्मिनेट कर देंगे प्रेगनेंसी को। देन कहता है व्हाट टाइप ऑफ द एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस फर्स्ट अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज वेरी इफेक्टिव एंड इनएक्टिवेटिंग at activating complement and is too large to cross the placenta is IgM. Which of the following is the characteristic of the IgM is the largest molecule? ये हमारे पास pentamer immunoglobulins है with the 10 oxygen bonding sites. Most important feature of the IgM is the first to rise in an infection. कभी भी कोई acute infection होता है तो हमारे पास सबसे पहले कौन increase करता है? IgM. Then बात करते हैं immunoglobulin involved in the complement fixation is the IgM. याद रखना है complement fixation में involve तो दोनों होते हैं लेकिन IgM more involve होता है than IgG से। देन हम लास्ट पे बात करते हैं, इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, तो IgM जो होता है ये पेंटामर है, 10 ऑक्सीजन बॉन्डिंग साइट्स होती हैं, बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। IgG जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। देन लास्ट पे IgG की बात होती है, कहता है न्यूबॉर्न चाइल्ड विद द रिपीटेड इन्फेक्शन हेमेटोलॉजिस्ट सी डिक्रीज इन द IgG। अब बेसिकली जो हमारे पास है वो न्यूबॉर्न, उसमें सिर्फ एक ही तो इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो IgG है जो क्रॉस कर रहा है। अगर उसमें रिपीट इन्फेक्शंस होती जाती हैं बच्चे में तो इम्यूनिटी कम होती जाती है, तो उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्रॉस कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे जो हमारे पास IgG होते हैं। फिर कहता है अ चाइल्ड विद अ रिकरेंट इन्फेक्शन विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल एंटीबॉडी मिसिंग, तो उसमें हमारे पास IgA मिसिंग होगी। अब बात यहाँ पे हो रही थी ऊपर न्यूबॉर्न की, ये है चाइल्ड की। बच्चों में तो IgA बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो अगर बच्चों की बात करेगा तो उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन के बाद जो कम होगा वो IgA होगा, लेकिन अगर वो न्यूबॉर्न की बात करेगा तो उसमें जो कम होगा चीज़ वो IgG होगी, क्योंकि न्यूबॉर्न में तो IgA बन ही नहीं रहा, उसमें सिर्फ मदर से IgG ट्रांसफर हो रहा है। देन कहता है लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्यूनोग्लोबुलिन इज द IgG। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन वो कौन है? IgG। फिर कहते हैं एंटीबॉडी विच वर्क बेस्ट विद द कम्प्लीमेंट सिस्टम ऑप्सनाइजेशन इज IgG, ये भी हमने लास्ट पे पढ़ा है। फिर कहते हैं ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस में कौन इन्वॉल्व होता है? IgG। द एंटीबॉडी रिलीज्ड अगेंस्ट द प्रीवियस एक्सपोजर एंटीजन इज IgG। मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन अडल्ट इज IgG। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन सीरम, तो ये हमारे पास है IgG। अगर हमारे पास वो पूछे सेक्रीशंस में कौन सा प्रेजेंट है, सेक्रीशन में IgA होता है, लेकिन अगर सीरम की बात करें तो IgG। IgE बाइंड्स विद द मैस्ट सेल। लास्ट पे कुछ MCQs हैं। ये कहता है मिडल एज फीमेल विद द रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द डायरिया ऑन स्टूल एग्जामिनेशन, cyst of the giardial embryo were detected. Peripheral smear show normal T cell but the B cells are slightly decreased. सीरम IgA ये था, सीरम IgG ये था, IgM ये था। विच टाइप ऑफ डायग्नोसिस, तो ये हमारे पास कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी हुई है। अब इसमें हमारे पास जो हमेशा सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उसका निमोनिक हमने गेम याद रखना है। IgG की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, सेकंड पे IgA आता है, थर्ड पे IgM आता है। फिर कहता है 8 month old child having the esophageal candidiasis death infection from the pneumos cystic carini, thin thymus and the diminished body lymph node and the no germinal center in the lymph nodes. Caused is adenosine diamine deficiency, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एन 11 month old infant है the upper and the lower respiratory tract infection almost continuously since the birth with the organism includes pneumocystic Jorvisi and the Pseudomonas aeruginosa identified. The baby also oropharyngeal candidiasis. The baby succumbed to the cytomegalovirus pneumocystis at autopsy thymus is marked. ये भी हमारे पास सारे साइंस जो आ रहे हैं ना, इसमें एब्सेंट जर्मिनल सेंटम है, ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं? एडिनोसिन डायमंड डेफिशिएंसी में। लास्ट पे कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएटेड
एंटीबॉडी सीक्वेंस इन द डायग्नोसिस ऑफ द मल्टीपल माइलोमा जो होता है ना, वो IgA की इतनी कंसंट्रेशन है, IgM की 2% है, IgG की 17% है। अगेन इसका निमोनिक आपने याद रखना है गेम। इसमें IgG की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, 17% है, IgA की उससे कम होगी और सबसे कम IgM की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। और अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे फौरी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।